बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अपने एज़ यूजुअल जो वीकेंड पे दोस्तों की महफ़िल होती है उसमें काफ़ी सारे दोस्त हैं। तो बात जो हमने करनी मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूँ। एक बात ये करनी है, एक तो जो कल मरीम साहिबा की तलबी का नोटिस विड्रॉ हुआ उस पर करेंगे, और इसके अलावा जो आज हुआ वाक़या के नदीम बाबर साहब से इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ने तलब कर लिया, इसके पीछे की कहानी। और जो सबसे अहम है बात वो ये कि हम हर दूसरे रोज़ हमें सुनने को मिलता है इस्टेब्लिशमेंट। ये इस्टेब्लिशमेंट है क्या? इसकी वो जो होती है तरकीब, हैयत, जो भी इसको आप नाम दे लें। तो सईद चोई साहब ने हमें एक दफ़ा समझाया था, हमारे उस्ताद हैं, बिठा के कि इस्टेब्लिशमेंट होती क्या है, दुनिया भर में इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं। तो ये उनसे पूछते हैं, फिर बाकी दोस्तों का तारुफ भी होता जाएगा साथ साथ। चोई साहब, ये इस्टेब्लिशमेंट जो हम हर सहाफ़ी के मुंह पे होता है, इस्टेब्लिशमेंट है नहीं चाहती, ये इस्टेब्लिशमेंट है क्या? नहीं, ये वो किताबी बात करने है कि हकीकत अमर वाक़या बयान करना है। अमर वाक़या तो ये है कि जनाब, इस्टेब्लिशमेंट का लाजमी हिस्सा जो है फ़ौज है। ताकतवर हल्के जो हैं वो लाजमी हिस्सा है, लेकिन ये मजमूआ है, सिर्फ फ़ौज नहीं है इसमें। माजी में 1948 के बाद, जैसे कि आपने मुख्तलिफ लाग में कहा हुआ है, रज़ी साहब ने भी कहा हुआ है, अयूब खां का किरदार के हवाले से बातें होती रही हैं कि वो सियासत में आना चाहते थे, क़ायद-ए-आज़म उनको पसंद नहीं कर रहे थे वगैरह वगैरह, ये वो इस तरह मुख्तलिफ जर्नैलों की स्टोरियाँ हैं। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो थी ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, जो आपके सेक्रेटरी होते हैं, और ये फ़ौज। उसके बाद ये चलता रहा सिलसिला, ज़िया-उल-हक़ तक, मुशर्रफ तक भी यही चला। लेकिन अब जो खुफिया मार्शल लॉ लगाने वाली कुव्वतें हैं, अंदर खाते खुफिया वो कैनी डॉक्टर यार बताते हैं आपको क्या है कि पीछे सामने नहीं आना, पीछे बैठ के सारा कुछ करी जाना। यार समझ आ रही है मेरे हाल देखो ना ज़रा। वो भाई अब उन्होंने तब्दील किया इस 2008 के बाद, 2008 के बाद, 2013 में जब वो शुरू हुआ, जब 2014 में शुरू हुए धरनेशन ने इमरान खान, उन्होंने कहा भाई हम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सारे सूबों के ब्यूरोक्रेट्स को मिलाना पड़ता है, सैकड़ों में तादाद है, हर महकमे का सेक्रेटरी जो है उसको हदायत देनी पड़ती है। तो उन्होंने इस दफ़ा चेंज किया उसको अदलिया, ब्यूरोक्रेसी को निकाल दिया। आपको ब्यूरोक्रेसी कहीं नज़र नहीं आएगी 2013 के बाद, ठीक है, कोई एक्टिव रोल करती हुई। उसकी जगह उन्होंने अदलिया को डाल लिया। अदलिया ने कोई बेनिफिट लिया इसका? यार बेनिफिट लिया, जिन्हें दिया तो है ना, बेनिफिट बता देते हैं, बेनिफिट भी बड़े लिए हुए हैं, हर दूसरी जगह पे बंदे बैठे हुए हैं। एक अभी आगे जाकर मैं बता देता हूँ। अभी आप उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बजाय अदलिया को, उनको 17 बंदे ने टोटल, 17 6-7 भी सरनाल होन चीफ समेत, साकब निसार को उन्होंने मिलाया साथ। उसके बाद अभी तक वो चेन वही चल रहा है, ठीक है ना। कैसे उन्होंने वो पलटा दिया वज़ीर-ए-आज़म को, कैसे उल्टाया। यहाँ सिविल ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं कर सकती थी, या डायरेक्टर थी फौज। फिर उन्होंने एक ऐसे अदारे से काम लिया या एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बनाया उसको, लाज़िम व मलज़ूम। अब जो आपने किया बेनिफिट्स की, जितने भी रिटायर्ड जज हैं, एक यहाँ आज मैंने वीलाग भी उस पर किया थोड़ा सा, मुमून रशीद शेख साहब थे, मुल्तान में गए जब नए नए जज बने, 300 केस सुन के आ गए, फैसला महफूज करके लाहौर आ गए, और महीने बाद कह दिया कि सारे केस रीओपन कर दें, दोबारा जाके वापस भेज दी फाइलें। यानी इस तरह के वो काम चोर कह लें आप, या काम से जान छुड़वाने वाले आदमी हैं। चीफ जस्टिस रहे लाहौर हाई कोर्ट के। अब वो शौकत सिद्दीकी साहब ने जो कहा हुआ है जनाब कि हमें कहा जाता है कि बेंच ऐसे बने और ये बने, बेंचों में कौन जज मैनेजेबल है और कौन नहीं है। तो वो जनाब मार्च 2020 में रिटायर हुए हैं। और आपने कभी कोई नाम सुना है कि कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल कभी सुना है नाम? नहीं। उसके चेयरमैन है। अच्छा, माशाल्लाह। और उसके चेयरमैन के लिए शर्त ये है कि वो वहाँ तो पहले कंपटीशन कमीशन काम करते नहीं, आपको पता ही है। ये मर्जर हुआ है उसका मोबिलिंक का और भारत का, इसको रोकना चाहिए था, उसको नहीं रोका उसने, क्योंकि वहाँ मालक काम वहाँ भी कोई नहीं होता, और ट्रिब्यूनल के चेयरमैन साहब भी कोई काम नहीं करते। और उनकी जो पेंशन है 8-9 लाख पेंशन है उनकी, वो ले रहे हैं। और साथ
जो ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के लिए शर्त ये रखी हुई 2010 में इन्होंने बनाया था ये कि जनाब एक ट्रिब्यूनल होगा, अदालतों में ना आए ताकि मामला, और ट्रिब्यूनल के चेयरमैन की शर्त उन्होंने रखी हुई है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो। तो वो भाई और चीफ जस्टिस के तौर पे जितनी वो तनख्वाह ले रहे थे, आखिरी तनख्वाह जो उन्होंने ली है वो तनख्वाह उनकी बतौर चेयरमैन है, और 80% जो आखिरी तनख्वाह की थी उसकी पेंशन है। अल्लाह खैर चला। ये भाई सारी स्टेटमेंट है। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पूछने वाली, क्योंकि आपके पास बड़ी बड़ी खबरें हैं, मुझे पता है बंदयाल साहब से मुतल्लिक भी, और मैं वैसे नाम छोड़ नहीं ज़रूरी नहीं कि नाम चल रहा। अच्छा सर मुजाहिद साहब, मुझे ये बताएं कि जो चोई साहब कहते हैं कि जी कि अब इन्होंने जुडिशरी को शामिल कर लिया है एक पॉलिसी नई बना के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में, जस्टिस मुनीर के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें तो लगता है कि शुरू तो मामा तियाँ रही हैं। सईद साहब ने जो कुछ फरमाया है उससे इख्तलाफ की गुंजाइश बहुत कम है। सही। मैं उसमें कुछ इजाफे करने चाहूँगा। सही। देखिए, दुनिया में हुकूमत के दो ही तरीके अज़ल से चले आ रहे हैं, या तो महदूद हल्के के पास वसाइल की तकसीम का अख्तियार होगा या आवाम के पास। ये आवाम वाला जो है ये रिलेटिवली रिसेंट है, और अभी भी दुनिया के बेशतर ममालिक में डेमोक्रेसी ना स्टेबल है और ना सही मानों में है। हमारे मुल्क में जो जिसे हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं वो बुनियादी तौर पे इस हकीकत का नाम है कि जब हमारा मुल्क बना, जब इसको आज़ादी दी गई तो आज़ादी वसूल करने वाली सियासी जमात मौजूद ही नहीं थी। तो यहाँ इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फ़ौज नहीं कहलाएगी। वो इलेक्टेबल जो डिप्टी कमिश्नर से पूछ के मुस्लिम लीग में दाखिल हुए थे, जो वहीं से रिपब्लिकन में आए, रिपब्लिकन से कन्वेंशन में गए, कन्वेंशन से पीएनए में गए, पीएनए से आईजीआई में आए, आईजीआई से काफ लीग में गए, काफ लीग से पीटीआई में आए। तो एक तो वो इलेक्टेबल जो है जो मुकामी सतह की इस्टेब्लिशमेंट है, सही है, जो अपने हल्के की सतह पे उसका रोल वो वही है, कुव्वत पे, अख्तियार पे इजारा, एक तो वो है। ठीक है। मैं और जहाँ जमहूरियत नहीं होती वहाँ बादशाह की भी अफसल कुव्वत होती फ़ौज ही है। ठीक है। भले वो ज़ार हो, हाँ, या वो कम्युनिस्ट रजीम हो, या वो चीन की पीपल्स आर्मी हो, या वो हों, सऊदीज़ हों, ईरानियन पासदारान हो, जहाँ जमहूरियत नहीं होती वहाँ इक़्तिदार का फ़ैसला करती तलवार या बंदूक ही है। तो दूसरा ये हो गया। ठीक है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि ब्यूरोक्रेसी हैज़ बिन आउट। ये ठीक है कि ग़ुलाम मोहम्मद चौधरी मोहम्मद अली के बाद से ब्यूरोक्रेसी की वक़्त काफ़ी कम की गई है, या उसका हिस्सा जो है वो कम हुआ है, लेकिन खोता वर्क जो है, डंकी वर्क जिसको कहते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी ही को करना होता है। आजकल ज़रा वो गो स्लो, और वो ये जब से नैब वाला मामला पिछले 3-4 साल में वो हो रहा है, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि हमारे मुल्क में हर दौर में कोई अल्ताफ़ गौहर होता है, कोई कुदरतुल्लाह शाहब होता है, कोई एम अहमद होता है, कोई वी जाफरी होता है, कोई इसहाक खान होता है, हचीमा होता है। ठीक है ना, या इस तरह के दूसरे नाम, आप बहुत से नाम आप गिनवा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी स्टिल इज़ पार्ट ऑफ द पावर गेम। इलेक्टेबल, आर्मी, जुडिशरी, क्योंकि कानून वो तहफ़्फ़ुज़ है जो रियासत ने आम आदमी को देना है, और अगर वो कानून का कस्टोडियन जो है वो इक़्तिदार के एरोगेशन गसब करना जो है वो एक जुर्म है, उसमें शरीक हो जाए। जैसे आपने जस्टिस मुनीर कहा, तो एक लंबी फहरिस्त है नामों की, यानी एक्सेप्शंस कैन बी देयर, लेकिन तसलसल जो है वो उस जुर्म ही का है। दैट इज़ नॉट जस्ट ए कोलैबोरेटर, दैट इज़ पार्ट ऑफ द क्लीक जुडिशरी। और उसमें एक चीज़ जो पाकिस्तान में डे 1 से 48 से, जो उस वक्त जब नसर भी हमारा आर्मी चीफ था, वो शामिल कर ली गई, और वो
बाकायदा एक पॉलिसी के तौर पे की गई वो है मजहबी एलिमेंट, जो पाकिस्तान का बतौर रियासत के मुआशरे के जो तशख़्ख़ुस बनाया गया, और इसमें सियासत को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए जो एहतरामन ही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मुल्ला इज़ पार्ट ऑफ आवर इस्टेब्लिशमेंट। मुल्ला जो है वो हुकूमतें गिराने में, हुकूमतों को डिस्टेबलाइज़ करने में, तहरीकें चलाने में, बिठाने में, उठाने में कारआमद चीज़ है। मुल्ला असासा है इस्टेब्लिशमेंट का, मुल्ला पार्ट है इस्टेब्लिशमेंट का। सो इसमें जो सईद भाई ने कहा, मैंने उसमें एक मुल्ला का इजाफा किया है और एक इलेक्टेबल का। इलेक्टेबल मेरी राय में बहुत ताकतवर हथियार है, क्योंकि जहाँ कहीं हमें ये दावा करना हो कि अब जमहूरियत है, तो इलेक्टेबल्स के ज़रिए जो जमहूरियत होती है वो वही होती है जो 85 में थी, जो 2002 में थी। बिल्कुल सही है। चौधरी साहब की बात को अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं सर, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि एक होता है कि इस्टेब्लिशमेंट का बाकायदा पार्ट और एक होता है बेनिफिशरी। चौधरी साहब ने जो बात की जुडिशरी वाली, तो उसमें मुझे ये जो लगता है, या जिस तरह ये नहीं सिविल ब्यूरोक्रेसी आउट, तो मुझे लगता है कि शायद सिविल ब्यूरोक्रेसी के पास वो जो क़ुव्वत फ़ैसला है वो ज़रा कम कर दी गई है। क़ुव्वत नाफ़िज़ा, हाँ चल ये मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। ठीक है। ये जो कैप्टन जो कि एडीसी रहते हैं किसी न किसी जर्नैल के या चीफ मिनिस्टर के या प्राइम मिनिस्टर के, वो फिर 2 माह के बाद या 2 साल के बाद वो कहते हैं हमें इंडक्ट करवा दें। ये जर्नैलों के पुत्र जो होते हैं, जो सिफारिश की बुनियाद पे अकादमी से पास आउट होते हैं, अब हमारा मुंह ना खुलवाएं, कैप्टन सफदर, मतलब इस तरह के जितने आइटम होते हैं वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो अब आप ज़रा चेक फरमाएं, इस वक्त लम्हा मौजूद में कितने आईजी साहिबान हैं? हाँ, ये रिसेंटली 2 गए मेरा ख्याल है। नहीं, कितने का आईजी और कितने के सेक्रेटरी साहिबान हैं जो कि बुनियादी तौर पे उस शॉर्टकट से आए हुए हैं, जिन्होंने सीएसएस क्वालिफाई नहीं किया था, जिन्होंने आईएसएस भी किया था। कई कैप्टन रिटायर्ड लिखते हैं, कई वो भी नहीं लिखते। कई भी नहीं लिखते। ये जो लास्ट थे चीफ सेक्रेटरी पंजाब के, वो कैप्टन वो पिछले अपने नैब के चेयरमैन सन, हाँ वो भी ठीक है, कमर साहब, ठीक है ना। ये सारे लोग जो आए हैं, मैं अपने दोनों अहबाब की गुफ्तगू से थोड़ा सा जुज़वी सा इख्तलाफ करने की जुर्रत करता हूँ कि वो जो प्लानिंग थी पिछले 73 साल से कि चित भी मेरी पित भी मेरी, क्या है वो कि जीतूँ तो तू पे पाऊँ, हारू तो पिया तेरी, कि सिविल की तरफ से भी आए तो हमारे ही साबकीन बैठे हो ना, और इधर से तो हम हैं ही, संभाल लेंगे मामला। तो सिविल ब्यूरोक्रेसी को आउट नहीं किया गया। उन्होंने इतनी रेशो में, इतनी तादाद में अपने बच्चे, अपने कैडेट्स, अपने नौजवान, अपने ऑफिसरान इंक्लूड कर दिए थे सिविल ब्यूरोक्रेसी में कि अब उन्हें सिविल ब्यूरोक्रेसी की एज एन इंस्टीट्यूशन इसके अंदर ज़रूरत नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ज़रूरत बाकी नहीं रह गई थी, जब हम उन लोगों से खुद डील कर सकते हैं और वो हमारे लोग हैं, ठीक है। और ये भी बात जो है वो ब्यूरोक्रेसी ही हमें सिविल ब्यूरोक्रेसी बताती है कि वो जब वो होते हैं ना, इस तरह के लोग आए हुए, तो वो फिर कोई चीफ सेक्रेटरी से हदायत नहीं ले रहा होता, कोई मिनिस्टर साहब की बात नहीं मान रहा होता, वो कहीं और से हदायत लेते हैं और कहीं और की मानते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो जजों को आर्जी तौर पे शामिल किया गया है ना इसके अंदर, ये भी बहुत आर्जी फेज़ है, क्योंकि रिटायर होने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे जर्नैल साहिबान जो हैं वो नहीं लेना चाह रहे ओहदा उसका, मतलब फ़र्ज़ करें कि जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल बनी है, नहीं जनरल साहब बनना चाह रहे, तो ओहदा खाली रखा जाए, नहीं ये इनको बख्श दिया जाए कुछ अरसे के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी वाइप आउट हो जाएगा। और माशाल्लाह अल्लाह ताला लंबी सेहत दे हमारे सियासतदानों को और नवाज शरीफ जैसे लोगों को, जो जब भी आते हैं कोई ना कोई खसूसी अदलिया बना देते हैं, कोई खसूसी अदालतें बना देते हैं। कभी वो जनाब तेज़ वो क्या होता है जी, स्पीडी ट्रायल कोर्ट बना देते हैं। ये एक जज साहब पिछले दिनों वो वर्चुअल अदालतों का भी करके गए हैं, और जिसको चलाने वाली वैगनें जो हैं वो सड़ गल रही हैं आजकल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर, उनको जंग लग रहा है, ठीक है। वो अपनी तरफ से बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के गए, ठीक है। एक दिन के लिए हाँ, ये वो कराची में बैठा हुआ एक वकील जो है वो देखे ना, वो ऑनलाइन
हाँ, मतलब ये कर गए। तो इस तरह के जो हैं इनको ड्रामे करने के लिए रखा हुआ है। जब तक उनके पास मुजवजा मिकदार आएगी ना, तो जिस तरह सिविल ब्यूरोक्रेसी को निकाला गया उस तरह इनको भी फारग कर दिया जाएगा। उतनी देर में हमारे लोग भी फैसला साजी में तेज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आप मजाक उड़ाते हैं ना अरशद मलिक की जजमेंट का, तो फिर आप मजाक उड़ाने जोगे नहीं होंगे, क्योंकि उधर भी लोग ट्रेन हो चुके होंगे, उन्हें पता होगा कि हाई कोर्ट की और स्पेशल कोर्ट की जजमेंट में क्या फ़र्क होता है और कोर्ट रेफरेंस केस रेफरेंस जो है वो कैसे इंक्लूड किए जाते हैं। डिजिटल दौर आ गया पैन, सही है। ऐन ना करो जी, आप कुछ वजह साहब बड़े औखे औखे लफ्ज़ बोलते हैं उर्दू के, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, मदारुल महाम क्या कहते हैं? अगर कभी क्या होवे तो खुदा मैनू इलेक्टेबल चुठावे रोज़ से क्या सारा जो है ना मदारुल महाम जो है वो तो वही है, वही फौजी, फौज भाई। बाकी जो बाकी जो वो इलेक्टेबल दूसरे पहले उनसे करते थे डीसी वगैरह हराते। अब इलेक्शन जो 2018 में हुआ है, इलेक्शन स्टे हुए, रुके हैं रिज़ल्ट कुछ हलकों के, आज़ाद के या नून लीग वालों के या नून लीग के हमायत याफ्ता लोगों के। ज़रा उनको पूछें कि किन लोगों के फ़ोन आए थे, डीसी का फ़ोन आया था या किसी और का आया था। वो तो वहाँ से, और फिर उनको ये भी धमकियाँ दी जाती हैं कि भाई फिर अदालत ही जाओगे ना तुसी, ये इससे क्या मतलब निकलता है कि अदालत ही जाओगे ना, ज़्यादा इलेक्शन ट्रिब्यूनल चल जाओगे, जैसे वो सेनेट में हुआ है। अब वो जो नवाजने वाली बात है, वो जज जिन्होंने मुशर्रफ की सज़ा कलदम कर दी, वो हाई ट्रीजन वाला कानून कलदम कर दिया। उस कानून के तहत बनी हुई फुल कोर्ट का रेफरेंस वो सिंगल जज कर ही नहीं सकता आईनी तौर पे। वो जो खसूसी अदालत है ना, उसके पास हाई कोर्ट के इख्तियारात होते हैं और उसकी लिखा हुआ कि अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। रिट में कैसे कर दिया आपने, और वो जज साहब जो है वो उसका ये नतीजा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए। नहीं हाँ यार, एक गल बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट तो अगे वो किसी कमीशन के चेयरमैन भी बननगे, तो पता नहीं। जस्टिस इजाज अहमद चौधरी सईची साहब के दोस्त, हाँ, सुहेल वड़ैच इंटरव्यू, जी जी, ठीक है ना। फोन आया कि साढ़े बंदे रख लो, तो फिर बंदे तो उन्होंने विच ही है ना, नहीं रखे गए सी ना। हुण मेरी गल सुन, 3 चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट दे निकल गए ने, गुजर गए ने, एक बंदा नहीं रखा गया। कोई मेरे ख्याल 22 सीटां खाली पईयां जजां दियां, रौला बन जांदा। नहीं तो फिर वो जिन्हें वो सिंगल ये निकले ने उड़ाता, वो फिर को कित्थों आया? इन्हां दे सी ना, तेरा दोस्त भी तो एक बच्ची उन्हां दे शामिल है ना, वो भी तो ट्रिब्यूनल का चेयरमैन रहा ना। चलो हुण मेरे दोस्तां ला जाओ। जी जी, वकील सी, ਅਸੀਂ दोनों कोर्ट रिपोर्टर सी। उस जज साहब जो जज ने, उन्होंने मैनू और तेनू एक खबर दी कि खबर आ, खबर चंगी सी, खबर लगने वाली सी। साडा ख्याल सी बतौर साफी कि 3 कॉलम में खबर लग गई। उनका यार ज़रा नुमाया लगवा देना, तो अगर तुसी कहो तो मैं थोड़े मालकां नूं ISC तो फ़ोन करवा दूँ। अल्लाह की कसम जज आ हुण दस नहीं सही साहब, सही एक मिनट, ये वही नहीं, मैं सर ਅਸੀਂ रखने जावांगे इशारा भी नहीं। अच्छा सुन लो इशारा भी नहीं। एक तुसी और मैं बैठे सा, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ हाई कोर्ट याद होवे, तो एक वकील साहब आए तो उन्होंने कहा यार आज दूसरा इंटरव्यू भी मेरा क्लीयर हो गया और दूसरी एजेंसी ने भी मैंने क्लीयर करार दे दिता है, हुण भरा तुहाडा जज बन जाएगा। ये वो तो नहीं है सर। 22 सीटें अगर खाली हैं तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 22 बंदे करप्ट नहीं हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां क्रिटिकल दी ही उन लोगों को जा रही हैं इस सिस्टम में जिसके अंदर हम जिंदा हैं, जिनका कोई ना कोई पर्सनल इनक्रिमिनेटिंग बैगेज मौजूद हो।
या वो करप्टेबल है, या वो करप्टेबल, हाँ नहीं, अच्छा, जो करप्टेबल होता है वो ओवरनाइट कभी नहीं होता, वो उसका एक माजी भी होता है। और हमने इस मुल्क में जो कवानीन के साथ खिलवाड़ की है, जिसमें हमने पब्लिक और प्राइवेट का जो लाइन थी वो ख़त्म की है, जिसमें हमने क्राइम अगेंस्ट स्टेट को क्राइम अगेंस्ट पर्सन बनाया है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन को क्राइम अगेंस्ट स्टेट बनाया है। तो इस तरह के हालात में मैं तो बहुत खुश हुआ ये सुन के कि 22 सीटें खाली हैं। इसका मतलब है कि 22 बंदे पूरे नहीं मिल रहे जिनके साथ में वो वाली फ़ाइल हो जो कोई आके छोड़ जाता है कि मैं भूल आया था गलती से, ज़रा देख लीजिएगा। उसमें एक दरख्वास्त, उसमें एक दरख्वास्त, आसिफ सईद खोसा साहब जिस दिन रिटायर हुए हैं, उनके भी जो भी जजमेंट्स को छोड़ें आप, लेकिन वो एक बात कर गए साफ़ियों से, वो मेरे को शायद छाप भी की हो गई, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, बीच में कुछ लोग छाप भी देते हैं। उनका जनाब वो दाना सारे जज्जां नूं पांदे ने, जिहड़ा चुग जावे एजाज साले हाथ में जो मीना उसी का, एजाज चौधरी ने नहीं चुगया दाना, नहीं चुगया। अच्छा, और वो चुग गए। हाँ, अच्छा, अब मैं ये इस पॉइंट को हम यहाँ पे कंक्लूड कर दें, 10 मिनट बचे हैं, तो वो हमने मरीम वाली बात करनी है। मतलब ये कि मैं चाह रहा था कि लोगों को पता चले कि जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो लोग जो है वो सीधा ध्यान फ़ौज की तरफ जाता है या एजेंसियों की तरफ जाता है। तो इस गुफ्तगू का नतीजा है मेरा ख्याल है वही खुद ही निकाल लें। मतलब ये कि हमने थोड़ा सा बताया है इन दोस्तों ने, हाँ चलें। अच्छा चोई साहब, वैसे तो मैं आखिरी सवाल तुहाडे कोल करना है, लेकिन मरीम दे नाल जो होया है या जो उधर से हुआ है, इस पे आपकी क्या राय? डर गए ने या हिकमत तो काम लिया? देखे ना, हिकमत भी नहीं कह सकते नु, जो उनका मकसद था वो पूरा कर लिया उन्होंने। मैं इसको कहता हूँ स्मैश स्क्वाड, स्मैश स्नैप को। ओके, एक उन्होंने स्क्वाड रखा हुआ है जो स्मैश करने के लिए, जो नवाज शरीफ ने बात की थी कि वो कहते हैं स्मैश कर देंगे, नहीं उसमें तो नाम उन्होंने और के नहीं यार, उनका स्क्वाड है यार, आगे यार उन्होंने एक मोहरा है यार ये। ठीक 26 मार्च का वो सारी दुनिया के बाद 26 मार्च को लॉन्ग मार्च था और 26 मार्च को तलब कर लिया। फिर वो अदालत से दोनों मुकदमात में अब उनके खिलाफ भी कंपेन शुरू हुई है जजों के, ठीक है ना, जिन्होंने उनको बेल ली है, बेल ली, हाँ, मरियम की। जाहिर। तो भाई ये मैंने तो ये कहा था कि अगर वो नोटिस वापस लेंगे तो इसका मतलब इस पर मोहरे तस्दीक सबत कर देंगे कि एक सबोताज करने के लिए जो 26 मार्च का लॉन्ग मार्च है, मरियम को पकड़ना चाहते थे। अब लॉन्ग मार्च ही नहीं है, कहीं आगे चले गए, एक बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने अपने ऊपर बुज़दिली का, हमारे माशरे में किसी अफसर का, किसी महकमे का, रियासत का इन दिस केस, ठीक है ना, बुज़दिल होना जो है वो एक बदनामी का दाग ही है। इवन के सियासतदान जो बुज़दिल सियासतदान है उनको लोग अगले इलेक्शन में किक मार के बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो यार पूरी रियासत, यानी पूरी रियासत जो है आपकी, उसके पास वो कानून की रेटी नाफज करने की, कोई कानून की अमलदारी के लिए कोई ताकत ही नहीं है। ये तो फिर बुज़दिली से भी अगली कोई चीज़ है, जो हथियार फेंकने वाली चीज़ है, सकूते डाका ही है, सकूते डाका ही है। आप क्या कहते हैं सर? आज वो तो 25 मार्च ऑपरेशन वाला दिन कल का गुजर गया। मैं आपसे एक, ऐलान हुआ था ना उस दिन मेजर ज़ियाउल हक वाला, वो जो उनका ज़ियाउर रहमान वाला। देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख़ में एक चीज़ आई थी 1 यूनिट, एक चीज़ आई थी बुनियादी जमहूरियत, एक चीज़ आया था ज़ियाउल हक का निज़ाम मुस्तफ़ा और अवामी सोशलिज़म भुट्टो साहब का। इसी तरह से ये नैब पिछले 20 साल से जो इस मुल्क के गर्दन पे पीले तस्मा पा की तरह सवार है, ये एक दिन जो है ये एक हरफ गलत की तरह से मिट जाएगा, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ में उलझने पेचीदगियाँ छोड़ जाएगा, कानूनी निज़ाम में भी और सियासी निज़ाम में भी। ये इंस्ट्रूमेंट है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, इसका कोई ताल्लुक़ करप्शन से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक़ इंसाफ से नहीं है। ये एक सीधा सीधा इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर, ये कलीसाई एहतसाब है। 1 दूसरी बात जो मैं आपसे जो आप मरियम बीबी के हवाले से फरमा रहे थे, देखिए इम्पीरियल वक्तों से, मोनार्की से एक बात चली आ रही है कि रियासत अपनी रिट से पीछे नहीं हटा करती,
आप जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपने एक मजमून पढ़ा था जॉर्ज ऑरवेल का शूटिंग एन एलिफेंट। उसे एलिफेंट को शूट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसे करना पड़ा ताकि वो रियासत की रिट जो है वो कायम रहे। और रियासत की रिट ये नहीं होती कि चीफ मिनिस्टर और आईजी जो है वो हर जगह पे पहुंचे हुए हों। जहाँ फुट कांस्टेबल पहुंच जाए रियासत पहुंच गई, बिल्कुल ठीक। जहाँ मीटर रीडर पहुंच गया रियासत पहुंच गई। वो रियासत का एहलकार है, छोटे बड़े होने से कोई हर्ज नहीं। यहाँ पे चूँकि हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कानून के हर्फ को, कानून के प्रोसेस को और सियासी अमल को, जिसका नतीजा ये है कि नाउ इट इज़ फ्री फॉर ऑल। यहाँ पे जो है वो जो असबाब जो साहब ने बयान फरमाए हैं, बेल ले ली गई। 26 मार्च वाला जो है वो उसको जो है क्या कहना चाहिए कि हाँ वो ख़तरा टल गया, उसको किसी तरह से मैनेज कर लिया गया व्हाटएवर। और जो है वो पीडीएम के बारे में जो लोगों के दिलों में कोको शुबहात बोना थे, कुछ कोको शुबहात और कुछ जेन्युइन बातें, ठीक है ना, हो गया, मिल गया। लेकिन इससे जो प्रेसिडेंट कायम हो गई है वो बहुत गलत है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ये कह चुके हैं कि अगर हमें नैब की तरफ से बुलाया गया तो हम जाके फलाने के दरवाजे पे बैठ जाएंगे। हाँ। तो अगर ये तरीका शुरू हो गया तो फिर बलूचिस्तान के सरदार नौरोज़ और अताउल्ला मिंगल और बजिंजो और बुगती जो है वो लाए जाते थे अदालतों में, और उनके साथ जो है वो मेरे जैसा दुबला पतला सा एक सिपाही होता था। रिट ऑफ द स्टेट थी। फिर अगर इस तरह से काम चलाना है तो फिर बलूचिस्तान के सरदारों को कोई रियासत का कानून नहीं होगा, सिंध के वडेरों पे नहीं होगा, पंजाब के चौधरीपुर शेखुपुरे पे भी स्टेट की रिट लगा के दिखाई जाए, वो नहीं होगी। बहुत गलत ये जो पॉलिटिकल समझौते और जिसको व्हीलिंग एंड डीलिंग कहा जाता है, हमारे यहाँ तो सिर्फ डील ही कहा जाता है ना। तो बुनियादी तौर पे होता क्या है, हम समझौता किस बात पे करते हैं? हमारे को बाप की जागीर है कानून का लफ्ज़, हम समझौता करते हैं असूल पे। और जब हमने असूल को कंपाउंड कर दिया तो हमने रियासत की बुनियादें हिला दी। ये हो रहा है। जी साहब जनाब की कहते हो सारी गुफ्तगू तो मतलब मेरा जो इसमें पॉइंट है कि रियासत ने या मतलब जब अपने मफाद की खातर कर रही है, जब सियासत या रियासत सियासत में मुलव्वस हो जाए तो फिर यही होता कि देखिए रियासत के अदारों को अगर आप अपनी ज़ाती मनफत के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो उसका नतीजा अल्टीमेटली यही निकलेगा कि वो अदारे जो कि अपना असली काम भी करने छोड़ देंगे। ये आपने ही हमें इतला दी थी कि जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मुतय्यन है उसको कहा गया है कि कम वट में जो कुछ भी मर्जी हो जाए हमें ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है, और लाशों की परवाह ना करें। ये इब्तदाई ऑर्डर तो यही थे ना, इसीलिए नैब के दफ्तर के ऊपर मोर्चे बन गए। वो 3 किलोमीटर के 6 किलोमीटर का एरिया जो था वो रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन ये तमाम कुछ करने के बावजूद अगर रियासत ये देख रही है कि लोग धड़ाधड़ बसों में भर के आ रहे हैं और सड़क के किनारे पार्क होते जा रहे हैं, ठीक है, और वो सुबह के इंतज़ार के मूड में नहीं है। अगर ये रात का सूरज, ये जो प्रेस रिलीज जारी की है नैब ने, इसके बगैर गरूब हो जाता तो रातों रात नैब का दफ्तर अपनी जगह से गायब था, ठीक है, वो जितने लोग आ चुके हुए थे और जितनी तैयारियों के साथ आए हुए थे, ठीक है। तो इसलिए रियासत ने एक असूल बनाया हुआ है, क्योंकि ये रियासत, ये मुल्क, ये ताकत से चलाया जा रहा है और ताकत हमेशा ताकत की जुबान समझती है। ताकत जो होती है वो अपने से कमज़ोर को दबाती है और अपने से ताकतवर के सामने सजदा करती है, ठीक। आप आज से 2 साल पहले मैं वो चंद लम्हों के लिए जेल के एक बदबूदार, घटिया और गंदे फर्श में बिठाया गया, उन चंद लम्हों के लिए जिन लम्हों तक इमरान शफकत को ये इतला नहीं पहुंची थी, जिन लम्हों तक वजाहत मसूद को ये पता नहीं चला था कि रज़ी को उठा के ले गए, जैसे इन दोनों ने बाहर निकल के कहा कि हम नहीं मानते तो वो जेल का दरवाज़ा खुल गया। मेरे लिए एक साफ़ सुथरी कुर्सी आ गई जिस पे फोम भी लगा हुआ था, चाय भी पूछ ली गई
और तस्वीर भी बना के बाकायदा सबूत के तौर पे पेश की गई कि उसको हमने कुछ नहीं कहा, वो जिंदा है। ठीक है, तो इसका मतलब है रियासत ताकत की ज़ुबान समझती है लम्हा मौजूद के अंदर, और जो ताकत की ज़ुबान से बात करना जानता है। अब से पहले मरियम, उसके वालिद रियासत के सामने सरेंडर कर रहे थे कि जनाब हम कानून को मानेंगे, ठीक है। अब उन्होंने एक उसके अंदर वेरिएशन लाई है, रिवॉल्ट किया कि हमारे ख़िलाफ़ चूँकि केसेस गलत हैं, आपने भी देख लिया, लोगों को उन्होंने गवाह बनाया, आपने भी देख लिया, कहीं ये साबित भी नहीं कर सके, अब इनकी ऐसी तैसी। और जिस दिन उन्होंने ऐसी तैसी का नारा लगाया, रियासत जो थी वो सर पे पाँव रख के भाग गई, क्योंकि रियासत का ढोंग रचाया हुआ था किसी ने, और रचाया हुआ है, वो रियासत नहीं है। वो असाए सुलेमान है जिसे दीमक लग चुकी है, उसका सिर्फ भरम है और उस भरम को कायम रहना चाहिए। और अगर ये 23 करोड़ लोग हैं, ठीक है, आपको याद है कि 30,000 गोरा इस मुल्क पे जो है वो 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पे हुकूमत करता था। ये 23 करोड़ लगभग उतनी आबादी हो गई है। दुनिया की कोई इंतज़ामी कुव्वत जो है, कोई पुलिस जो है, वो इतनी आवाम को कंट्रोल नहीं कर सकती। बेहतर है कि आवाम को एहसास इंसाफ के साथ चलाया जाए, कानून के लफ्ज़ के साथ चलाया जाए। अगर ताकत के साथ चलाने की कोशिश की जाएगी तो जो आप फरमा रहे हैं, आपको याद है ना जो कुछ कराची में 30 बरस होता रहा, अगरचे वो ऑर्केस्ट्रेटेड था, मेरी राय में वो भी इंजीनियर था, उसके पर्पसेस थे उसको, लेकिन देयर वर मोमेंट्स, देयर वर ओकेजन्स व्हेन इट वेंट आउट ऑफ हैंड। एक फिक्रा आपकी इस बात को सपोर्ट करने के लिए, वो काम जो 24 घंटे में हो सकता था, वो करने के लिए 24 साल लिए गए, और उसके दरमियान 24,000 से ज़्यादा जानों का ज़िया हुआ। जिस दिन 50,000 कहता हूँ कम से कम, और फैमिलीज जो तबाह हुई और जो इकानमी तबाह हुई उस शहर की। वजाह साहब अगर इजाज़त दे, किताबी सी बात कर ले, आप कह रियासत से मुराद ले रहे हैं फौज, यहाँ पाकिस्तान में कि रियासत के लिए फौज ताकत। भाई रियासत के 4 अनासर हैं। इक़्तिदार आला, हमारे आइन में लिखा हुआ है कि इक़्तिदार आला का अल्लाह के पास है, और यहाँ के अवाम अपने नुमाइंदों के जरिए से इस्तेमाल करेंगे, उसमें अवाम आ गए। फिर रकबे पे थोड़ा बहुत उन्होंने कब्जा किया है, चलो ठीक है, छड़ दियो उस गल नूं। फिर आगे हुकूमत का एक हिस्सा है, एक छोटा सा जुज़व है फौज, पूरा डिपार्टमेंट भी नहीं, पूरा डिपार्टमेंट, चलो डिपार्टमेंट तक कर लो, नहीं यार चलो कर लो, ताकत बंदूक कोना गोला कर ले तो मान लो गल, नहीं तो सारा ठीक है। अच्छा, तीसरा होता है रियासत का एक जुज़व है आबादी, अवाम। भाई हमारे पास 2 ताकतें हैं, रियासत तो फिर अवाम को कहना चाहिए, अवाम की जो विल है वो रियासत है। हमारे पास इक़्तिदार आला भी है, हमारे पास हम खुद भी हैं, कुछ बातें तंजिया भी तो कही जा जब नहीं, मैं तंज नहीं कर रहा था। जब हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो जो रियासत के अवाम होते हैं वो वॉलंटरली उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी कुछ आज़ादियाँ तहफ़्फ़ुज़ के बदले रियासत को सरेंडर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे कमरे में बंद कर दें, अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती कि वैसे तुसी सारे अहले किताब हो, किताब तो जिन्नी तुसी चिड़ खांदे हो, हुण मैनूं पता चलिया थोड़ा ये हाल क्यों है। ऐसे गल्लों है ना। अच्छा, अब ये इस गुफ्तगू को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नदीम बाबर साहब की हमने बात करनी थी, वो कल रज़ी साहब का आप वीलॉग देख लीजिएगा, उसमें वो ज़रा डिटेल, क्योंकि इनका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो बात हम कर रहे थे, ये तो बहुत फैला हुआ एक सब्जेक्ट है। जितनी बातें हुई, इससे जो अख़ज़ आपने करना है वो कर लें। हमारे एक दोस्त कोने में बैठे हुए हैं, उनकी मजबूरी है, वो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, वो हम पे हंस रहे हैं कि कैसी पागलमनियाँ गल्लां करी जा रहे हैं। जहाँ उन पर पाबंदी नहीं होती वहाँ वो भी इसी तरह की पागलों वाली बातें करते हैं, वहाँ वो भी टोपा टेक सिंह ही होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।